पास MCQ क्वेश्चंस हैं और MCQ क्वेश्चंस के साथ हमारे पास यहाँ पे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी है सेक्शन बी एंड सी। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस जो है सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। जो नहीं हो पाएंगे वो फिर हमारी एज, तो हमको देखने से पता चल रहा है कि इसमें अगर हम f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 लेंगे तो इसमें हमारे पास 3x1 माइनस 5 इज इक्वल टू 3x2 माइनस 5 है, जो ये कैंसिल होने के बाद x1 इज इक्वल टू x2 हमारे पास इक्वल आ जाएगा, मतलब ये 1 1 तो बन ही जाएगा। सिमिलरली 1 और ऑन टू दोनों ही है, तो हमारी सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगी। अब नेक्स्ट है रिलेशन गिवन आर बाय 1 1 2 2 1 2 2 1। यहाँ पे आप देखो ये रिफ्लेक्सिव की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, 1 2 2 1 है जो हमारी सिमेट्रिक की कर रहा है, बट यहाँ पे हमको रिफ्लेक्सिव ओनली, सिमेट्रिक ओनली और ट्रांसटिव, बट ये तो सिमेट्रिक भी बन रहा है और रिफ्लेक्सिव भी बन रहा है। अब हम इसकी ट्रांसटिविटी चेक करेंगे। ट्रांसटिविटी चेक करने के लिए हम जैसे मान लीजिए 1 2 ले लेते हैं एक, देन 2 1 ले लेते हैं, तो इट इम्प्लाइज 1 1। देखिए हमने फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड से करवाया, सेकंड को फर्स्ट से, और लास्ट और थर्ड भी हैं जो वो आपस में एक रिलेशन बना रहे हैं। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी है, और जो तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करे वो हम जानते हैं कि वो इक्वलेंस रिलेशन होता है, तो इसका डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। नाउ थर्ड क्वेश्चन के लिए अगर हम देखें यहाँ पे cos इनवर्स माइनस cos 2π/3 है, तो इसका पहले हम जो है चेंज करेंगे इंटरवल cos इनवर्स माइनस cos, इसको हम पाई माइनस π/3 लिख लेंगे, और ये हमारे पास बन जाएगा cos इनवर्स, इसको हम सॉल्व करें तो ये माइनस π/3 बन जाएगा, cos माइनस π/3, और ये माइनस उसके साथ कट के पॉजिटिव हो जाएगा, तो cos π/3, cos इनवर्स से cos कैंसिल हो गया, तो डी ऑप्शन यानी कि π/3 हमारा इसका आंसर आ गया। इसको हमने सॉल्व करना है, एक दोनों तरफ हमको जो है मैट्रिक्स दिए गए हैं, इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में सॉल्व करना है। तो सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या बनेगा हमारे पास, इसको सॉल्व करके देख लेते हैं हम। ये हमारे पास बन जाएगा, पर ये हमको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में ही दिए हुए हैं, इसको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। ये हमारे पास -x है और ये इसका इक्वल एलिमेंट 8 के इक्वल है, तो x -x इज इक्वल टू 8 यानी x इज इक्वल टू -8, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आ जाएगा। इसको सॉल्व हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि ये मैट्रिक्स है, अगर ये डिटर्मिनेंट होता तो पहले हम इसको सॉल्व करते, उसके बाद हम जो है फॉर्मूला लगा के इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते, बट यहाँ पे डायरेक्टली हमने एलिमेंट्स इक्वेट कर लिए। द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स 2/3 and the order of a matrix B is 3/5, then order of a matrix B ट्रांसपोज and A ट्रांसपोज। तो हमको पता है ट्रांसपोज में जो ऑर्डर है वो जो है रिवर्स हो जाता है। अगर A का B का जो ऑर्डर है वो 3/5 है तो 5/3 हो जाएगा, और A ट्रांसपोज का बन जाएगा 3/2। तो दोनों की मल्टीप्लाई के बाद जो नया हमारे पास ऑर्डर बनेगा वो बनेगा 5/2 का, 5/2 का। तो यहाँ पे हमारा 5/2 कहाँ पे आ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन पे ही आ रहा है, तो ये हमारा आंसर हो चुका है। उसके बाद 6th क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारे 6th क्वेश्चन का क्या आंसर बनेगा। 6th क्वेश्चन में हमको एक फंक्शन कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है एट x इज इक्वल टू 5 पे, और हमें k की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो उसको देखिए, अगर इस तरह का सम आपने MCQ में करना हो तो डायरेक्टली कर लीजिएगा आप, kx + 1 इज इक्वल टू 3x - 5 के इक्वल लिख देना है, और x की वैल्यू 5 यहाँ पे सब्सिट्यूट कर दीजिए, 5k + 1, और यहाँ पे भी 3 × 5 - 5, तो ये हमारे पास बन जाएगा 5k + 1 इज इक्वल टू 15 - 5, तो 5k + 1 इज इक्वल टू ये 10 बन जाएगा, और उधर ले जाएंगे तो ये 9 बन जाएगा, तो हमारे पास k की वैल्यू 9/5 के इक्वल आ जाएगी। इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दिखाने की जरूरत नहीं है, अगर आप MCQ कर रहे हो तो सीधे ही आपके पास 9/5 ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट, ये हमारे पास एक डेरिवेटिव आ चुका है, 5th चैप्टर हमारा डेरिवेटिव का। इसमें भी डायरेक्टली देखिए, अगर आप tan इनवर्स x का डेरिवेटिव करोगे तो 1/1 + x² होता है, और यहाँ पे x क्या है हमारा e, तो e2x आ जाएगा, और e⁻x का जो मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव e⁻x ही होता है, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा, e⁻x / 1 + e2x, और ये हमारी ऑप्शन नंबर बी हमको साफ दिखाई दे रही है, तो ये हमारा आंसर हो गया। इसके बाद है स्लोप ऑफ अ टेंजेंट ऑफ द कर्व, ये भी बहुत ईजी है, इसका डेरिवेटिव कर लेंगे पहले हम, dy/dx, ये बन जाएगा 2x - 2। अब अगर इसमें हम 3 सब्सिट्यूट करेंगे, क्योंकि एट x इज इक्वल टू 3 कहा गया है हमको, अगर इसमें हम x3 लिख देंगे तो 3 to the 6 एंड 6 - 2 हमारे पास 4 आ जाएगा, जो कि हमारी ऑप्शन नंबर ए है। ये हो गया हमारा आंसर। अब नेक्स्ट है हमारे पास द एंगल बिटवीन द टू, ये हमको A.B और A×B दिया हुआ है। हम जानते हैं A.B A×B हमेशा उसी समय बराबर होंगे जब इसमें एंगल जो है π/4 का होगा। कैसे हम जानते हैं, A डॉट प्रोडक्ट है जो हमारी cos थीटा के इक्वल जाती है, ये हम जानते हैं, और क्रॉस प्रोडक्ट हमारी जो है sin थीटा के इक्वल हो जाती है, तो ये तो कैंसिल ही हो गया।
और अगर साइन थीटा ओवर कॉस थीटा करें तो टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बन गया, और ये पाई बाय 4 पे ही होता है, तो हमारे पास सी जो ऑप्शन आ जाएगी। ए डॉट भी हमको 0 दिया गया है, हमने एंगल बिटवीन इसके देना है, तो ये भी हमारा वही डॉट प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा। ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड ये कॉस थीटा के इक्वल आ गया। अब जो एंगल बिटवीन ए एंड बी कैलकुलेट करना है हमने, तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास दोनों जो हैं कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये हमारे कैंसिल अगर हम कर दें इसको, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम ही होता है ए डॉट बी का, 0 के इक्वल, ये तो 0 के इक्वल दिया हुआ है, तो कॉस थीटा हमारा जो 0 कब होगा, कॉस थीटा 0 कब होता है 90 डिग्री पे, तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री आ गई, जो कि ए ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा इसके लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें हमको एक प्रोबेबिलिटी का सम दिया, पी ए एंड पी बी गिवन है, इंटरसेक्शन गिवन है, पी ए कंडीशन प्रोबेबिलिटी बी कैलकुलेट करना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी ए कंडीशन प्रोबेबिलिटी बी डिवाइडेड बाय पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पी बी। तो वैल्यूज हमको दी गई हैं, इंटरसेक्शन हमको गिवन है 1/5 एंड बी हमको पी बी गिवन है 3/8, तो ये बन जाएगा 1/5 8/3, मतलब कि 8/15 हमारा यहाँ पे आंसर आना चाहिए, 8/15 जो कि बी ऑप्शन है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12 में क्या करेंगे हम, 12th क्वेश्चन के आंसर के लिए हमने फॉग कैलकुलेट करना है, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स लिख लेंगे पहले हम, तो एफ जी एक्स हमारा कितना है, एक्स स्क्वायर है। अब यहाँ पे हम लिख देंगे इसको लॉग एक्स स्क्वायर, तो 2 आगे आ जाएगा, 2 लॉग एक्स इसका आंसर बन जाएगा, जो कि हमारी ऑप्शन नंबर सी है। अब यहाँ पे एफ एक्स दिया है हमको, जी एक्स दिया है, फॉग कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट 13 सम भी कुछ ऐसा ही है, इसमें भी एफ जी एक्स लिख देंगे पहले हम, एफ जी एक्स मतलब एफ जी एक्स हमारा कितना है 5x है। अब यहाँ पे हम साइन की जगह पे जो है 5x लिख देंगे, तो साइन 5x हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। कॉस इनवर्स 1, ये वैल्यू कब होती है, कॉस की वैल्यू हम देखते हैं, कॉस तो 0 डिग्री पे 1 होता है, तो ये बन जाएगा कॉस इनवर्स कॉस 0, तो कैंसिल होकर 0 हमारा इसमें आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। रेंज ऑफ सीकेंड इनवर्स, तो सीकेंड इनवर्स की रेंज है जो वो π/2 पे सिर्फ जो है वैल्यू नहीं देगा हमको, 0 to π के बीच में देगा, तो ए ऑप्शन इसकी सही हो जाएगी। ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला हमारा 16 tan इनवर्स 2 cot इनवर्स x π/2, तो हमको पता है x 2 के बराबर ही होगा, तो हमारी ये सी ऑप्शन राइट हो जाएगी। तो ये 16 क्वेश्चन देखो हमने कर लिए हैं अभी तक, ये MCQ 16 क्वेश्चन 1 मार्क्स के हैं। इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। अब 17 में हमने क्या करना है, 17 क्वेश्चन एक स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4/4 जिसका डिटर्मिनेंट हमको 3 गिवन है, एडजॉइंट ऑफ ए, तो हमको पता है कि एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट होता है, ये ए के डिटर्मिनेंट का ऑर्डर का n-1 के इक्वल होता है, तो हमारा डिटर्मिनेंट तो 3 आया है और ऑर्डर कितना है 4, तो 4 - 1 कितना बन जाएगा 3⁻3, तो ये कितना बन जाएगा 3 3 9 3 27, और ए हमारा ऑप्शन हो जाएगा सही। नाउ नेक्स्ट हमने डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है, तो ये तो बहुत ही ईजी है, 2 to the 4 -4 हो जाएगा, 5 1 5 -5, तो ये हमारे पास -9, यानी कि ए ऑप्शन हमारी इसमें राइट हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट फिर से हमारा वही आ चुका है, एक मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 3/3 है, सिर्फ स्टेटमेंट चेंज है, इसमें भी फिर हम वही करेंगे, डिटर्मिनेंट 3, इसका ऑर्डर 3 है, तो 3 - 1 यानी कि 3⁻2 जो कि 9 हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें राइट आ जाएगा। फिर एक और कॉन्टिन्यूस वाला सम आ चुका है, मैंने कहा था ऐसे सम को डायरेक्टली कर लेना है हमने, ये हमारे पास सीधा ही इसके इक्वल लिख लेना आपने, 3x + 5, x की जगह पे 5 ले लीजिए आप दोनों तरफ, यहाँ पे 5k - 1 आ जाएगा, और अगर आप यहाँ पे 5 पुट करोगे तो 5 3 15 + 5 20 बन जाएगा, देन k हमारा 21/5 जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारी इसमें राइट हो जाएगी। तो इसके बाद देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, ये भी बहुत ईजी है, इसमें भी हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। लिमिट अगर हम ले x अप्रोचेस टू 0, तो साइन x अपॉन हमारे पास यहाँ पे 3x है, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से डिवाइड, तो ये वाला फंक्शन तो हमारा 1 ही बन जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन 7x अपॉन 7x ये तो 1 के इक्वल, 7/3 बच गया जो कि m के इक्वल है, तो m की वैल्यू हमारे पास 7/3 के इक्वल आ जाएगी, जो कि ऑप्शन इसके बाद हम करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, हमारा क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पे हमने एक फंक्शन गिवन है y = log x + √x² + 1, इसका डेरिवेटिव करना है हमने, तो हम जानते हैं log का जो डेरिवेटिव होता है वो 1/x होता है, तो dy/dx से जब हम करेंगे तो ये बन जाएगा x + √x² + 1। अब इसके बाद ये जो हमारा फंक्शन है इसका भी डेरिवेटिव हमने करना है, तो ये बन जाएगा 1 + 1/2 √x² + 1,
और इंटू 2x कौन सा हो गया, एक्स स्क्वायर वाला, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। देन 1 ओवर एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो हमारे पास ऑलरेडी है। यहाँ पे एलसीएम लेने के बाद हमारे पास जो है इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये तो नीचे रूट में आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 एलसीएम लेने के बाद, और यहाँ पे ये सॉल्व करके एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स के इक्वल आ जाएगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। देन हमारे पास ओनली 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 बच जाएगा, जो कि हमारी बी ऑप्शन इससे राइट हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट द 23 क्वेश्चन, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। तो हमको देखने से पता चल रहा है कि इसमें मैग्नीट्यूड है जो ये हमारे रूट थ्री ये डायरेक्शन जो है कोसाइंस दिए गए हमको, तो हमने करना क्या है, अंडर रूट 1 ओवर रूट 3 स्क्वायर प्लस 1 ओवर रूट 3 स्क्वायर प्लस 1 ओवर अंडर रूट 3 स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 3 तो स्क्वायर करने के बाद 3 बन जाएगा, तो 1 प्लस 1 जो है हमारा 3 बन जाएगा, 3/3 1 हो जाएगा, और हमारा ऑप्शन नंबर जो इस यहाँ पे 20 सही हो जाएगा, मतलब इसका मैग्नीट्यूड आ गया। उसके बाद हमारे पास दो वेक्टर्स दिए गए हैं हमको, √3a डॉट बी इज इक्वल टू a क्रॉस बी। तो इसका हमने एंगल बिटवीन a एंड b के बीच में पता करना है, तो ये भी बहुत ईजी है। इसको अगर हम सॉल्व करें √3 एज इट इज, तो ए बी हमारे पास कॉस थीटा के इक्वल हो जाएगा, और जो राइट साइड में ए बी जो है वो साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा। अब क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल हमने कैलकुलेट करना है, ए बी से ए बी हम कैंसिल कर देंगे, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा हमारे पास √3 आ जाएगा, जो कि टैन थीटा √3 बन गया। अब टैन थीटा √3 कब होता है, टैन की वैल्यू जो है π/3 पे जो है वो √3 होती है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। सॉरी इसमें नहीं, ये हमारा 24 है। 25th भी कुछ ऐसा ही है, उसमें बस ऐसा है कि आपका टैन थीटा जो 1 ओवर √3 के इक्वल आ जाएगा, बस इतना फर्क है। अब ये 30 डिग्री पे बनेगा, तो 30 डिग्री क्या होता है, π/6। तो हमारा ऑप्शन नंबर 25 जो है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 25 की ऑप्शन नंबर बी π/6 आएगा, और क्वेश्चन नंबर 24 का हमारा ऑप्शन नंबर डी π/3, π/6 π/3। नाउ उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 के लिए हमको गिवन है पी ए एंड पी बी गिवन है, हमको इंटरसेक्शन गिवन है, कंडीशन प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, तो वही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पी बी। ए इंटरसेक्शन बी हमको 1/5 गिवन है, डिवाइडेड बाय पी बी गिवन हमको 3/8, तो इसको सॉल्व करने पे 8/3 1/5 8/15 हमारा आंसर आ जाएगा, मतलब कि बी ऑप्शन इसमें हमारा आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 27। इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, हम अगर जानते हैं कि अगर दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट हो तो दोनों की प्रोबेबिलिटी है जो इंटरसेक्शन है जो उनकी प्रोबेबिलिटी के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आ जाएगी, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली, 1/2 3/8, तो ये हमारे पास 3/16 के इक्वल आ जाएगा, जो कि हमारी ऑप्शन नंबर सी है। यहाँ पे 27 क्वेश्चन का सी है और 26 का हमने किया था बी ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन नंबर में क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ इवन प्राइम नंबर बोथ ऑन डाइस थ्रू अ पेयर ऑफ डाई। हम जानते हैं इवन प्राइम नंबर तो एक ही होता है 2, तो 2 डाइस है इसलिए 1/6 मल्टीप्लाई 1/6 1/36 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारी इसमें राइट हो जाएगी। अब उसके बाद देख लेते हैं हम पी ए पी बी और यूनियन गिवन है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है पी ए यूनियन बी का, वो होता है हमारे पास पी ए प्लस पी बी पी ए इंटरसेक्शन बी। तो यूनियन तो हमको गिवन है यहाँ पे 4/5, पी ए गिवन है हमको 1/2 एंड पी बी गिवन है हमको 3/8, और यहाँ पे इंटरसेक्शन हमने कैलकुलेट करनी है, क्योंकि अगर हम इंटरसेक्शन कैलकुलेट करेंगे तभी हम इस कंडीशन प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले में उसको जो है सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करें अगर हम, ये 5/8 के इक्वल बन जाएगा, और राइट साइड में हमारे पास अगर हम इसको सॉल्व करें तो 8 तो एलसीएम ही आएगा इसका, तो ये हमारे पास 4 + 3 बन जाएगा, 4 + 3, और यहाँ पे पी ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास ऑलरेडी है, तो इसको सॉल्व करें तो ये 4/5 - 7/8 बन जाएगा हमारे पास, और यहाँ पे माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी को कैलकुलेट करना है, 8 5 = 40, तो यहाँ पे हमारे पास 32 एंड 35, तो इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो ये हमारे पास बन जाएगा -3/40, यानी कि सिर्फ पी ए इंटरसेक्शन बी है जो हमारा वो 3/40 के इक्वल आ चुका है। अब इसको हमने हमारे इस फॉर्मूले में पुट करना है, जो होता है पी ए कंडीशन प्रोबेबिलिटी बी का क्या फॉर्मूला होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पी बी। तो यहाँ पे जो 3/40 तो हमारी इंटरसेक्शन आई है, और पी बी कितना है हमारा 3/8,
तो इसको 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। 8/40 कितना बन जाएगा 1/5, जो कि ऑप्शन नंबर ए आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 29 के लिए हमारी ऑप्शन नंबर ए आ जाती है। विच ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल रियल नंबर्स। तो इस सम में थोड़ी प्रॉब्लम है, यहाँ पे कोई भी फंक्शन हमको ऑल रियल नंबर्स पे इंक्रीजिंग नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि डेरिवेटिव करने पर अगर इसका हम डेरिवेटिव करें तो कांस्टेंट नंबर आ जाएगा, और इसका डेरिवेटिव करें अगर हम तो ये हमारे पास 2x आ जाएगा, और यहाँ पे कांस्टेंट का 0 आ जाएगा। तो सिर्फ sin x ही बचा, क्योंकि sin x का डेरिवेटिव करने पे हमारे पास cos x आता है। ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों फंक्शन देता है हमको, और नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग वी इंटरवल 0 to π/2 पे ये हमारी जो है इंक्रीजिंग फंक्शन देता है। तो हम इसमें ए ऑप्शन लगा सकते हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऑफ द कर्व एट द मिनिमम पॉइंट यानी कि x हमको पाई गिवन है, तो y कैलकुलेट करने के लिए हम cos पाई लिख देंगे, जो कि -1 के इक्वल आ जाएगा। और इसका डेरिवेटिव अगर हम करें dy/dx, जिसको हम स्लोप बोलते हैं, वो हमारे पास -sin x बनेगी, और sin x हम यहाँ पे अगर पुट करें -sin पाई, तो ये तो 0 होता है। तो इक्वेशन क्या होती है y - y1 m × x - x1। तो हमारे पास y1 क्या है, यहाँ पे हमने y1 कैलकुलेट किया था, वो -1 के इक्वल आया था। -1 = 0, y + 1 = 0, ये हमारी ऑप्शन नंबर सी बन जाएगी। इफ़ f इज़ अ डिफरेंशिएबल at a critical point x = a, then a point of minima, then f डबल डैश। तो इसमें बताना है हमने कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होती है अगर मिनिमा पॉइंट आ जाए। एक्चुअल में अगर मिनिमा पॉइंट आ जाए तो f डबल डैश जो ग्रेटर देन 0 के इक्वल जाता है, तो बी ऑप्शन इसमें हमारी राइट हो जाती है। क्वेश्चन है 39 से लेकर 44 तक, एवरी क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, और ये थोड़े लेंथी क्वेश्चन है। डी मार्क्स में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आ रहे हैं इस बार आपको मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट में से, पर बाकी 4 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं वो थोड़ा टफ हैं और अलग अलग चैप्टर्स में से हैं। तो हम पहले फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक बार क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए आप, उसके बाद आंसर शुरू करेंगे हम। 2 tan इनवर्स 1 cos इनवर्स -1/2 3 sin इनवर्स 1/√2 2 secant इनवर्स 2/√3। तो हमको पता है tan इनवर्स 1 हमारे पास π/4 के इक्वल होता है, और cos इनवर्स -1/2 को हम पाई माइनस cos इनवर्स 1/2 लिख सकते हैं, और 3 sin इनवर्स 1/√2 वो हमारे पास π/4 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे 2 π/6 से कैंसिल हो जाएगा, और एलसीएम हमारा यहाँ पे 12 आ जाता है, और सबको ऐड करने पे हमारे पास 11 π/12 हमारा जो क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/9 = 1/2 cos इनवर्स 84/205। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड में सॉल्व करेंगे। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो फॉर्मूला होता है वो अप्लाई किया हमने, जिससे हमारे पास tan इनवर्स 11.17 आ गया, जो कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। तो राइट हैंड साइड भी इसमें सॉल्व करनी पड़ेगी। ये कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं जिन सब में हमको राइट हैंड साइड भी सॉल्व करनी पड़ती है, या फिर कई सब में सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड ही राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाती है, बट इसमें सॉल्व करना पड़ रहा है हमको। तो 1/2 cos इनवर्स 84/205 को हमने थीटा के इक्वल ले लिया, तो हमारे पास cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला बन जाता है 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा, जो कि 84/205 आ गया। देन एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी, मतलब कि स्क्वायर बन जाएगा tan स्क्वायर का, तो हमारे पास जो है tan इनवर्स 11/17 थीटा की वैल्यू, जो कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हमने डेरिवेटिव का u को लेट कर लेना है हमने x sin इनवर्स x के बराबर, दोनों तरफ हमने फिर क्या ले लेना है इसका लॉग लेने पे हम क्या करेंगे, पहले हम फर्स्ट फंक्शन का लॉग लेंगे, क्योंकि हमको dy/dx कैलकुलेट करना है, तो du/dx प्लस dv/dx हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो log u = sin x log x करेंगे तो 1/u du/dx के इक्वल आ जाएगा। सिमिलरली इसमें प्रोडक्ट रूल लग गया, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो du/dx का जो हमारे पास जो है एक एक्सप्रेशन बन गया sin x प्लस log x cos x के इक्वल। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, मतलब u पोर्शन हमने सॉल्व कर लिया। देन v के लिए हम क्या करेंगे, v में भी हम जो sin x है उसकी log ले लेंगे बोथ साइड, देन उसका डेरिवेटिव करेंगे 1/v dv/dx। देन x फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड 1/sin x log sin x का डेरिवेटिव, और sin x का डेरिवेटिव cos x, देन प्लस log sin x और x का डेरिवेटिव 1। तो cos ओवर sin तो हमारे पास cot के इक्वल बन जाएगा, cot x एंड log sin x। फर्स्ट इक्वेशन जो हमारी जिसमें हमने सम लिखा हुआ था वो टोटल इक्वेशन दोनों का सम बन जाएगी, मतलब फाइनली dy/dx हमारा sin x upon x plus log x dot cos x plus x sin x raised to power x x cot x plus log x के इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारा फाइनली सम का आंसर बन जाएगा।
उसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये भी हमारा डेरिवेटिव में से, इसमें हमने पहले फर्स्ट डेरिवेटिव किया 2 tan इनवर्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर के इक्वल आ गया। अब इसमें दो फंक्शंस बन रहे हैं, क्वोशिएंट रूल अप्लाई कर देंगे हम देख सकते हैं उसमें फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन, न्यूमरेटर 2 tan इनवर्स एक्स है, डिनोमिनेटर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इसमें हमने क्वोशिएंट रूल अप्लाई किया। क्वोशिएंट रूल अप्लाई करने पे हमारे पास कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाती है 2 माइनस 4x tan इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए हम क्या करेंगे, हम इसमें इस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जो हमने प्रूव करना है उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी हमने, सेकंड डेरिवेटिव की और फर्स्ट डेरिवेटिव की, कैंसिल आउट होने के बाद हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो है राइट साइड वाला 2 बच गया, और यही हमारा फाइनली आंसर था। मतलब हमने पहले फर्स्ट डेरिवेटिव किया और सेकंड डेरिवेटिव किया, और जिस इक्वेशन को हमने सेटिस्फाई करवाना था, जिसको प्रूव करवाना था, उसमें हमने दोनों वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर दिया, और जो वैल्यूज़ कैंसिल हो गई हैं, कैंसिल होने के बाद हमारे पास जो फाइनली इनका जो आंसर बच गया वो हमारे राइट हैंड साइड के इक्वल ही है, मतलब कि यहाँ पे हमारा 2 आ जाता है। तो ये हमारा डेरिवेटिव का ही आंसर था, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हमने डेरिवेटिव किया है ये। तो इसके बाद देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अभी आपको दिखाई देगा स्क्रीन पे। तो यहाँ पे हमारे प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, जिसमें हेड है जो सॉरी एक तो एच हमने मान लिया जिसमें ट्रू केसेस है और एक फॉल्स केसेस हैं, तो दोनों की जो प्रोबेबिलिटी है वो सेम है, PA 1/2 PB 1/2, दोनों की आंसर ट्रू या फॉल्स होते हैं, और जो कॉइन होता है उसमें भी हेड और टेल जो होते हैं वो 2 ही केसेस होते हैं। तो हम पहले PS लेंगे। PS के लिए हम अगर बात करें सक्सेसफुल केस, तो PA प्लस PB प्लस PA डैश प्लस PB डैश, मतलब 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, जो कि हमारे पास 1/2 के इक्वल ही आ जाएगा। अब हमारे पास एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है NCX P⁻x एंड 1 माइनस P⁻n-x के इक्वल, जिसको हम क्यू भी लिख सकते हैं। इसमें x नंबर ऑफ सक्सेसेस हैं और n नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं, p हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है। तो हमारा फॉर्मूला जो है वो हमारे पास x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12 के इक्वल आ जाएगा। तो ये बाइनोमियल हमने एक्सपैंड कर देनी है, तो पूरी बाइनोमियल एक्सपैंड करने की जरूरत नहीं है, हमको कुछ टर्म्स कर देंगे, जैसे 1/2 20C12 20C13 प्लस अप टू सो ऑन 20C2 हमारा जो इसमें फाइनली आंसर आ जाएगा। मतलब हमने इसमें पूरा डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ हमने रिप्रेजेंट ही करना था। अगर आप इसका क्वेश्चन पढ़ें, जो कि मैंने अभी पहले आपको दिखाया था, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमने इसमें शो करना था, तो ये हमारा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12 के इक्वल हो जाएगी ये प्रोबेबिलिटी। तो ये हमारा फाइनली इसका आंसर हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन हमारा वो भी प्रोबेबिलिटी का है, वो भी हम जल्दी से देख लेते हैं। इसमें हमें 52 कार्ड्स दिए गए हैं, जिसमें विदाउट रिप्लेसमेंट हमने 2 कार्ड्स जो है निकालने हैं, और वो एसीज ही होनी चाहिए। तो पहले हम इसकी जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो लिख लेते हैं। x 0 या एक बार भी एस नहीं आएगा, या 1 टाइम्स एस आएगा, या 2 टाइम्स एस आएगा। तो एसीज आने के चांसेस 48/52 हैं और 47/51। अगर हम एक कार्ड को ड्रॉ कर लेते हैं, मतलब कि 1 एस 1 नॉन एस, ऐसी हमारे पास केस चल सकते हैं। तो P0 के लिए हमारे पास 48/52 47/52, इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, मैंने एज इट इज छोड़ रखा, आप मल्टीप्लाई करके इसका एक आंसर बना सकते हो, क्योंकि हमने तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में इसको शो करना होता है 4 मार्क्स के लिए। तो P1 के लिए हमने पहले केस लिया कि फर्स्ट केस में जो है एक हमारे पास एस कार्ड है, एक नॉन एस कार्ड, प्लस या फिर फर्स्ट नॉन एस कार्ड सेकंड एस कार्ड। और P2 में हम लेंगे कि दोनों ही हमारे का पास हैं, जो वो एस कार्ड है, क्योंकि ये विदाउट रिप्लेसमेंट है, इसलिए जो कार्ड्स की क्वांटिटी है वो कम हो जाती है, 51 से 52 हो जाते हैं, 4 से 3 हो जाती है, और फाइनली हमारा डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तैयार हो जाता है। जो उसके सोल्यूशन जल्दी से देख लेते हैं। सेक्शन डी में देखिए 2 ही सम है, दोनों ही हमारे मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के चैप्टर के हैं। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड, और दूसरा इनवर्स पता करना है बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो दोनों ही लेंथी क्वेश्चंस है, 6 मार्क्स के, यानी 12 मार्क्स इसी में से बन जाएंगे, कोई चॉइस नहीं है देखो इसमें। तो पहले हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45, जो कि सेकंड लास्ट इस पेपर का क्वेश्चन है। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द मैट्रिक्स मेथड। हमको एक इक्वेशन दी गई है, इसको मैट्रिक्स मेथड से हमने सॉल्व करना है। सॉल्व मतलब हमने एक्स वाई जेड जो है वो कैलकुलेट करने हैं। तो ए इज इक्वल टू हमको गिवन है, बी गिवन है, एक्स वाई जेड गिवन है, ए एक्स इज इक्वल टू बी के इक्वल, तो एक्स ए इनवर्स बी। मतलब अगर हम इसका इनवर्स कैलकुलेट करके उसको बी से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा एक्स वाई जेड। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सबसे पहले हमको इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैंने इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व किया, तो ये मेरे पास -15 आ गया, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके बाद हमने कोफैक्टर बनाने होते हैं इसके। कोफैक्टर ऑफ A11 -1 के इक्वल आ चुका है, कोफैक्टर ऑफ A12। कोफैक्टर बनाने में थोड़ी ज़्यादा मिस्टेक की चांसेस होते हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान से स्टूडेंट्स एग्जाम में भी आपने कोफैक्टर ध्यान से बना लेने हैं। A11
तो फर्स्ट पोजीशन के लिए हम A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33 ऐसी 9 हमारे पास जो है कोफैक्टर बन जाएंगे। और एडजॉइंट ऑफ A हम जब इसका कैलकुलेट करेंगे तो वो होता है जो हमने अभी मतलब के कोफैक्टर बना के मैट्रिक्स बनाया उसका हम ट्रांसपोज कर देंगे। ये अब जानते हैं ट्रांसपोज होता है, तो उसको ट्रांसपोज करके हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए का डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट हमने -15 लिया था, तो ए इनवर्स हमारे पास आ चुका है। इसके बाद का हमारा काम क्या है, इसको बी से मल्टीप्लाई करके हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा, क्योंकि x इजिकल टू ए इनवर्स बी के इक्वल होगा। तो इसको हमने जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये बन जाता है -15, -30, 15 और एक 15 आउटसाइड है, तो इसको कैंसिल करेंगे हम। 15 को अंदर मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे तो हमारे पास 1, 2, -1 बन जाएगा। इसका मतलब x हमारा 1 आ गया, y हमारे पास 2 एंड z इज इक्वल टू -1। ये हमारा फाइनली आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 45 6 मार्क्स का। उसके बाद 46 क्वेश्चन नंबर, ये है हमारे पास इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। इसको थोड़ा और ध्यान से करना है आपने, तो इसमें जो है ट्रांसफॉर्मेशंस बहुत मुश्किल, स्टूडेंट्स को ये मुश्किल भी लगते हैं क्योंकि थोड़ा टफ होता है ये, तो थोड़ा ध्यान से देख लेना आपने। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसमें हम एक हमारा मैट्रिक्स ले लेंगे IA के इक्वल, देन हमारे पास ये मैट्रिक्स है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू A। तो हमने इसमें अब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई करने हैं लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों तरफ। यहाँ पे आइडेंटिटी बननी चाहिए, यहाँ पे आइडेंटिटी बननी चाहिए, और जहाँ यहाँ पे जो भी हमारा एक मैट्रिक्स होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि A इनवर्स A इज इक्वल आइडेंटिटी होता है, तो इसी को ही फॉलो करना है अब हमने। तो क्या करेंगे हम, पहले हम R1 ऑपरेट करेंगे, R3 माइनस R1, तो माइनस करेंगे तो क्या होगा 3 - 2 हमारे पास 1 बन जाएगा, 2 - 3 -1 आ गया, एंड 8 - 5 जो है वो 3 आ गया। सिमिलरली यहाँ पे भी 0 - 1 -1 हो गया, 0 0 0 हो गया, और 1 - 0 1 हो गया। अब R3 ऑपरेट करना है हमने। R3 ऑपरेट इसलिए हमने किया क्योंकि मैं यहाँ पे 0 बनाना चाहता था, तो मैंने R3 - 3R1 कर दिया, तो यहाँ पे मेरा 0 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे भी एक ट्रांसफॉर्मेशन लग जाएगी। ऑपरेशंस आपने नोट कर लेने हैं स्टूडेंट्स, ये ऑपरेशंस हमारे लिए जरूरी होते हैं बहुत ज़्यादा। अब मैंने क्या करना है, मैंने R1 को 0 करना है, तो मैंने R1 ऑपरेट कर लिया, R1 + 3R3, R3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 0 आ गया मेरा, तो यहाँ पे -5 का आ गया, क्योंकि जो ऑपरेशन हम लेफ्ट साइड लगा रहे हैं वही ऑपरेशन हमने राइट साइड भी लगाना है। R2 ऑपरेट किया हमने, R2 + 9R3, तो ये हमने क्यों किया, क्योंकि हमने R2 की जगह पे हम चाहते थे कि 0 बन जाए, तो यहाँ पे 9 0 हो गया, क्योंकि इसको 9 से मल्टीप्लाई करने पर 9 -9 0 हो गया, और सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास 18 बन जाता है। उसके बाद हमने, हमारे पास यहाँ पे 47 बन चुका है, जहाँ पे हमको 1 चाहिए होता है, तो 47 से R2 को सेकंड रो को हमने डिवाइड कर दिया, तो 47 से राइट साइड वाली भी डिवाइड हो चुकी है। अब थोड़ा टिपिकल हो गया सम, क्योंकि 47 से डिवाइड करना पड़ा, तो उसके बाद जो ऑपरेशन लगेगा उसमें 47 हर बार आएगा डिनोमिनेटर में। तो उसके बाद मैं चाहता था कि मैंने इस 14 को 0 करना है, तो मैंने -14 से R2 को मल्टीप्लाई करके R1 से उसको ऐड कर दिया, तो मेरे पास कुछ ऐसी सिचुएशन बन गई। अभी मेरे पास एक ये वाला 5 है जो 0 चाहिए मेरे को, और ये -1 मेरे को सिर्फ 1 चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, अब नेक्स्ट ऑपरेशन हमने लगा दिया R3 पर। R3 पे हमने क्या किया, R3 - 5 R2 के इक्वल, तो ये किया हमने, तो यहाँ पे तो हमारा जो है 5 की जगह पे 0 बन गया, और ऐसा ही ऑपरेशन राइट साइड में भी बन जाता है। 47 में ही सारी वैल्यूज हमारी आ रही हैं फिलहाल। उसके बाद हमने एक लास्ट स्टेप किया, जो हमारा यहाँ पे नेगेटिव बच रहा था R3 में, इसको हमने -1 कर दिया, -1 से मल्टीप्लाई करवाया, तो ये हमारी आइडेंटिटी बन गई, और सेम टाइम यहाँ पे भी कर दिया। अगर अब 1/47 हम आउटसाइड ले ले तो ये हमारा जो है A इनवर्स बन जाता है। तो ये वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी आ रही है, ये मेरे को नहीं समझ में आया कि ये कैसे इतनी ज़्यादा बड़ी आ रही है। बाकी वैल्यू ज़्यादा बड़ी नहीं है, हो सकता है मेरे से ही कैलकुलेशन में गलती होगी हो, या फिर कोई स्टेटमेंट में गलती हो, बट कुछ इस तरह से ही हमने इसके जो है सम करने हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, कीप स्टडिंग, टेक केयर एंड